हाँ बेटा, लास्ट पॉइंट क्या था कल? बीज स्टार्ट हो गया था। चलो, हमारा टॉपिक है नया, क्या है बेटा? बीज। बीज को हम क्या कहते हैं बेटा? सीड कह दो। बीज में मैंने आपको 2-3 सन के बारे में बताया था बेटा, क्या आपको वो याद है क्या? क्या क्या बताया था? हम्म। देखो, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा इन चीजों को। कुछ सन के वगैरह इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके। और पहला मैंने आपको बताया राज्य बीज निगम। बेटा कहां पर है? राज्य बीज निगम है बेटा, जयपुर में है। ओके। दूसरा क्या है बेटा? राष्ट्रीय बीज निगम। दूसरा क्या है बेटा? राष्ट्रीय बीज निगम। ये कब कहां पर है बेटा? नई दिल्ली। कहां पर है बेटा? नई दिल्ली। इसकी स्थापना बेटा 1963 में हुई थी। और इसको मैंने शॉर्ट में क्या कहा था? NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? शायद इसके सब नहीं लिखा है तो मैंने आपको, तो लिख लो। और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो राज्य का मतलब अपना है राजस्थान, और बेटा राजस्थान की राजधानी कहां पर है? जयपुर। देश है अपना भारत, और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और जैसा कि मैंने बताया था कि भाई साहब NSC की आपके एक वैकेंसी भी आती है। ओके डन। इसके अलावा और हमने क्या देखा था बेटा? हमने देखा, एक तो देखा नेशनल सीड एक्ट। क्या देखा बेटा? नेशनल सीड एक्ट कब बना भाई? 1966। एक्ट को हमने क्या कहा था बेटा? अधिनियम। एक्ट को क्या कहता? दूसरा क्या आया फिर? दूसरा आया बेटा नेशनल सीड रूल। नेशनल सीड रूल, नियम कहते हैं क्या इसको? और ये कब बना बेटा? 2 अक्टूबर 1969। डेट भी लिख देना इसकी, 2 अक्टूबर 1969 को बना था। तीसरा कौन सा था बेटा? नेशनल सीड, क्या था? एक्ट हो गया, रूल हो गया, अब क्या आएगा? पॉलिसी। पॉलिसी को क्या कहा था बेटा? नीति। क्या कहा था? और ये नीति कब बनी थी बेटा? 1969 में बनी थी क्या? या 2002 में? कब बनी बेटा? 2002 में बनी। ये लो साहब, यहां तक कोई डाउट बेटा? नेशनल सीड एक्ट, रूल और पॉलिसी, यहां तक हो गया था मामला। इसके बाद में कुछ और भी देखा था क्या? क्या? बीज नियंत्रण आदेश। कब देखा? बीज नियंत्रण आदेश कब बना बेटा? 1900। बीज नियंत्रण आदेश, और ये बना था बेटा 1983। यहां तक अपन ने देख लिया था, कोई डाउट? यस या नो? अब हम देखते हैं कि भाई साहब जो बीज होता है वो बीज है क्या। मतलब एक छोटा सा हम बीज लगाते हैं बेटा, और उस बीज से विशाल काय पौधों का निर्माण होता है। उस बीज के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, तो उसी को अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बेटा यहां पर देखिएगा, आप देखते हैं कि हमने कोई भी बीज लगाया बेटा, भूमि के अंदर क्या लगाया? कोई भी बीज। अब इस बीज में बेटा एक तो होता है भ्रूण। क्या होता है बेटा? इसके अलावा इसके मध्य में होता है भ्रूण पोष। क्या होता है बेटा? भ्रूण पोष। और बाहरी जो आवरण होता है बेटा वो क्या होता है? बीजावरण। क्या होता है? बीजावरण। बीजावरण।
हेलो हेलो। हाँ बेटा देखो, बीच में कितने भाग हो गए बेटा? पहले पहले भाई, दूसरा भाई, और तीसरा। यहां पर अपन छोटी सी बात करें तो पौधे का निर्माण कौन से भाग से होता है? बच्चे से तो पौधा बनेगा बेटा। और फिर इसको जो खाना मिलता है वो कहां से मिलेगा? पोष का मतलब क्या है? पोषण। पोष का मतलब क्या है? अब इस मतलब ये जो पोषण है वो किसका है बेटा? भ्रूण का है, तभी नाम क्या पड़ा? फिर हम छोटी सी और बात करें कि भाई इस भ्रूण की जो सुरक्षा है वो कौन करता है? मतलब बीज के चारों ओर क्या होता है बेटा? आवरण। क्या होता है बेटा? तभी इसको क्या कह दिया? बीजावरण। क्या कह दिया बेटा? तो हमें पता लग गया कि भाई साहब बीज में कितने भाग होते हैं? भ्रूण होता है, भ्रूण कोश होता है, और एक क्या होता है? कोई डाउट है बेटा? चलो, अब मैं छोटी सी और एक बात करूं कि भाई जब इस बीज को मैंने मिट्टी के अंदर लगाया, कहां पर लगाया बेटा? तो इसको 3 अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। कितनी अनुकूल परिस्थितियां बेटा? कह दिया ना तो बारी बारी से क्या होंगे? कितनी अनुकूल परिस्थितियां चाहिए? 3। कौन कौन सी बेटा? नमी, ताप और वायु। क्या क्या चाहिए बेटा? नमी, ताप और वायु, ये चाहिए। अब बेटा देखो, ये तीनों अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। पहली कौन सी है? नमी, दूसरी है ताप, और तीसरी क्या है बेटा? वायु। नमी से तो क्या ग्रहण करेगा ये? जल। क्या लेगा बेटा? तापमान से क्या बनाएगा? और वायु से क्या लेगा बेटा? अब बेटा जैसे मैं कहूं कि भाई अपने को क्या क्या चाहिए जीवन को चलाने के लिए? रोटी, कपड़ा और, इसको बंद कर बेटा। क्या क्या चाहिए बेटा? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आजकल फोन और चाहिए भाई साहब। तो अपनी अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई? यदि अपने को अंकुरित होना है ना तो फोन भी चाहिए। फोन नहीं हुआ तो सुसुप्त अवस्था आ जाएगी। जैसे पौधा कई बार क्या होता है? सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। मतलब पौधे के कुछ भाग है वो फूटते नहीं, अंकुरित नहीं होते। ऐसे आपके भी कोई भाग होंगे जो फूटेंगे नहीं। कौन मिलेगा तो पोषण मिलेगा, और जैसे पोषण मिलेगा तो आपके भी कोई ना कोई भाग तो फूटेंगे बेटा। ऐसा ही किसके साथ होता है? बीजों के साथ होता है कि यदि इसको नमी, ताप और वायु तीनों मिल गई तो बीज का क्या हो जाएगा? अंकुरण। और यदि तीनों में से एक की भी कमी हो गई तो अंकुरण नहीं होगा। जैसे मान लो कि बीज को आपने ज्यादा गहराई में डाल दिया, अंकुरित हो सकता है क्या? अरे बीज को ज्यादा गहराई में डाल दिया तो अंकुरित हो सकता है क्या? तो वो कौन सी अवस्था में चला जाएगा? क्योंकि उसको वहां पर क्या नहीं मिलेगी? और क्या नहीं मिलेगा? ताप और वायु नहीं मिलेगी। हालांकि नमी तो मिल सकती है उसको, लेकिन वहां पर ताप भी नहीं मिलेगा। ताप नहीं मिला तो खाना मिलेगा क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी क्या? तो सारा मामला है कि साहब ये तीनों मिलनी ही चाहिए। तीनों नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? सुसुप्त अवस्था में बीज चला जाएगा। अब यहां पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई, लेकिन अपन पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो आप हेडिंग करो बीज की संरचना। बीज की संरचना। आवाज नहीं रहा लिखते टाइम।
स्पर्म हो गया, सीड कोट हो गया और एम्ब्रियो हो गया। अब इसमें सबसे पहले क्या निकलता है बेटा? जड़। तो इसको अपन कहते हैं रेडिकल रूट। रेडिकल रूट निकलने के बाद क्या निकलता है ना? तो इसको कह दिया प्ल्यूमल स्टेम। प्ल्यूमल स्टेम लिख दो बेटा, फटाफट बना दो इसको। बना दो फटाफट। क्या? प्ल्यूमल स्टेम, प्ल्यूमल स्टेम या प्ल्यूम स्टेम भी कहते हैं इसको। नीचे है रेडिकल रूट, फिर है भ्रूणपोष, बीजावरण, भ्रूण, सीड कोट भी कहते हैं, सीड प्लांटिंग भी कहते हैं इसको, ना? लिख दिया बेटा? चले, अब देखो, हम बीज की बात करें तो बीज में हमने देखा बेटा कि इसमें पहले क्या बनती है? रूट बनती है। और रूट के बाद में क्या बनता है बेटा? मतलब पहले जड़ बनती है और जड़ के बाद में क्या बनता है? इसका तना बनता है। जैसे अपन मकान बनाते हैं तो पहले क्या बनाते हैं? तो नींव मजबूत होगी तो दीवार आराम से खड़ी कर सकते हैं। तो इसकी जो नींव है बेटा वो क्या है? जड़। और अब दीवार खड़ी कर दी तो वो क्या है बेटा? तना। कोई डाउट? आगे चलो, नोट डालो। नोट में है पहला, इसमें भ्रूण कोष होता है बेटा, वो तो होता है 3n। भ्रूण कोष तो है 3n, भ्रूण है 2n और बीजावरण है बेटा 2n। लिखो, बीजावरण है इसमें 2n। लिख दिया बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या बेटा? अब लिखो, इसमें परिभाषाओं की बात करते हैं। तो एक बार तो सीधा ही लिखना, देखो इसके सामने बेटा, यहां पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाओं के बारे में अलग अलग बताया कि भाई साहब डेफिनेशन जो होती है वो बेटा क्या होती है? इसकी अलग अलग होती है। भाई कुछ इसमें वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे बेटा?
कुछ तो थे वनस्पति वैज्ञानिक जिन्होंने कोई अलग बातें बताई। वनस्पति वैज्ञानिक जो बॉटनी वाले थे बेटा, उन्होंने कुछ अलग बताया, और जो एग्रोनॉमी वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने बातें कुछ और बताई बेटा। इन्होंने कहा कि साहब जो परिपक्व बीजांड है उससे ही किसका निर्माण होता है? बीज का। किसका निर्माण होता है? परिपक्व बीजांड का मतलब क्या है? बीजांड मतलब जिसमें नर और मादा दोनों के भाग हो, जैसे अंडाणु और शुक्राणु, आप जानते हो क्या? अंडाणु और शुक्राणु से किसका निर्माण होता है? बच्चे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो इन वैज्ञानिकों ने क्या कहा बेटा कि परिपक्व बीजांड से ही किसका निर्माण होता है? इन्होंने कहा कि परिपक्व बीजांड से ही भ्रूण का विकास होता है या निर्माण होता है। क्या कह दिया बेटा? भ्रूण का विकास होता है। कोई डाउट? यस या नो? फिर हम छोटी सी और बात करें कि भाई जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो कौन से थे? सस्य वैज्ञानिक। सस्य वैज्ञानिक, इन्होंने भी छोटी सी बात कह दी। क्या कह दी? कि साहब आपने जो पौधा लिया है, इस पौधे का कोई सा भी भाग आप ले लो, चाहे जड़ ले सकते हो, चाहे आप तना ले सकते हो, चाहे पत्ती ले सकते हो, या फिर शाखा ले सकते हो, कोई से भी भाग से एक पौधा बन सकता है। जैसे मैं कहूं बेटा आपको कि भाई पत्थर चट्टा होता है, आप सभी ने देखा है कि ब्राय फिल्म, तो पत्थर चट्टे को तोड़कर पत्ती को और आप कहीं भी रख दो, धरती पे डाल दो, मिट्टी पे डाल दो, उससे क्या बन जाएगा? एक पौधा। क्या बन जाएगा बेटा? बारिश के दिनों में आपने सहतूत की शाखा तोड़कर आपने लगाई होगी बेटा, जड़ से तो डेफिनेट है पौधा बनेगा। तो पौधे का कोई सा भी भाग हो, जड़, तना, पत्ती या शाखा, उससे अपने माँ बाप के समान, जिसको हम पैतृक पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैतृक का मतलब हुआ जो जन्म देने वाला हो। जैसे आप सभी के अंदर जो लक्षण है वो किसके हैं? माता पिता के हैं। खुद के माता पिता के हैं बेटा, या नाना नानी के हो सकते हैं थोड़े लक्षण, दादा दादी के भी हो सकते हैं कुछ लक्षण, लेकिन ज्यादा किसके हैं? खुद के मम्मी पापा के। किसके हैं बेटा? हाँ, खुद जरूर लगाया करो। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं कि पौधे का कोई सा भी भाग, पौधे का कोई सा भी भाग, जैसे, जैसे मैं क्या लिखूं बेटा? जैसे में जड़, तना, जड़, तना, पत्ती या शाखा भी ले सकते हैं, आदि से अपने पैतृक पौधे के समान, अपने पैतृक पौधे के समान नए पौधे का निर्माण, नए पौधे का निर्माण बेटा, उसको ही हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मतलब ये परिभाषा आपको प्रवर्धन में भी मिलेगी। तो प्रवर्धन में भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम होता है। तो लिखो परिभाषा। लिखिए बेटा फटाफट इसको। ये तो लिख लिया आपने? लिखो। पीछे कुछ नहीं है बेटा, परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं या भ्रूण का विकास होता है। यहां पर आप कुछ और जोड़ सकते हैं। क्या? कि परिपक्व बीजांड से ही भ्रूण का विकास होता है। जो भ्रूण, जो भ्रूण भ्रूणपोष वह बीजांड
बीजावरण से घिरा रहता है। ये स्टार्टिंग में देखा था अपन ने, बीजावरण से घिरा रहता है। ये आप बात और ऐड कर सकते हैं बेटा इसमें। जो भ्रूण भ्रूणपोष व बीजावरण से घिरा रहता है। ओके डन, यस या नो माय डियर। नेक्स्ट चले, लिख लिया बेटा, ये लिखो परिभाषा। एग्रोनॉमी वाले जो साइंटिस्ट थे भैया जी, उन्होंने क्या क्या बताया वो आपके सामने है। लिख दिया बेटा। अब देखो सामने एक बात, मैंने अभी बीज की बात की बेटा। किसकी बात की? बीज की। तो बेटा बीज में नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं क्या? यस या नो? बीज में नर भी होता है और क्या होता है बेटा? मादा होता है। अब थोड़ा सा यहां पर जो पोर्शन है वो अपन प्रोपोगेशन को टच करेंगे, प्रवर्धन का जो चैप्टर आता है कि भाई साहब जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित हो वह विधि कौन सी होती है? लैंगिक विधि। कौन सी होती है बेटा? लैंगिक विधि होती है क्या? एक आता है अलैंगिक विधि, दूसरी विधि कौन सी आती है? अलैंगिक विधि या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। अलैंगिक को अपन क्या कहते हैं? वानस्पतिक विधि। क्या कहते हैं बेटा? अब देखो यहां पर अलैंगिक में पहला शब्द क्या है यहां पर? ए का मतलब एब्सेंट या अनुपस्थित। क्या होगा बेटा? एब्सेंट। अब इसमें या तो नर एब्सेंट होगा या फिर मादा एब्सेंट होगी, मतलब दोनों जेंडर में से एक क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। तो ये खुद ही कह रहा है क्या? तो अलैंगिक में या तो नर होगा या फिर मादा होगी, लेकिन लैंगिक में कौन कौन होंगे? नर भी होगा और मादा भी होगी। और वो भाग कौन सा होता है? बीज होता है क्या बेटा? अब मान लो कि आपने कोई आम का पौधा लगाया, तो कई बार क्या होता है कि जैसे भैया आम चूसा फेंक दिया और वहीं से आम का पौधा बन गया क्या? तो बीज से ही पौधा बना क्या? तो जो बीज से पौधे बनते बेटा उनको अपन क्या कहते हैं? बीजू पौधे। क्या कहते हैं बेटा? बात बैठी कि नहीं बैठी? जो पौधे बीज से निर्मित होते हैं, बीज से बनते हैं बेटा जी, उनको अपन क्या कहते हैं? बीजू पौधे। कोई डाउट यस या नो? जो बीज होता है वो कौन सी विधि होती है? जिसमें एक एब्सेंट होता है वो कौन सा होता है? बात बैठी कि नहीं बैठी? तो बीज मतलब कौन सी विधि है? लैंगिक विधि। कौन सी है बेटा? अब जो बीज होता है ना, बीज, इसमें जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ, जिसको हम प्रोपेगुल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोपेगुल या प्रोपेगिल भी कहते हैं। इस प्रोपेगिल का मतलब है कि जो भ्रूण होता है ना बेटा, भ्रूण, ये जीवित भाग होता है। मतलब मैं सीधे शब्दों में कहूं कि भ्रूण का जो जीवित भाग है ना, उसको अपन ने क्या कह दिया? पदार्थ या प्रोपोगुल या प्रोपेगिल कह सकते हैं। बात बैठी कि नहीं बैठी? तो लिखो नेक्स्ट, नोट डाल के लिख दो या फिर सीधा लिख दो। बीज या बीज के रूप में प्रयुक्त होने वाला बीज या बीज के रूप में प्रयुक्त होने वाला बीज या बीज के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ या प्रोपेगुल पौधे का
वह जीवित भाग होता है, पौधे का वह जीवित भाग होता है जो लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन में भाग लेता है। प्रवर्धन में भाग लेता है। लिख दो। हो गया बेटा? लिख दिया यहां तक? कोई डाउट? आगे चले। तो पौधे की जीवित कोशिकाओं से, मतलब भ्रूण हो गया जो जीवित है, और उसी से क्या बन रहा है बेटा? पौधा बन रहा है। आ जाओ। अब यहां पर अपन ने देखा, अभी मैंने आपको बात बताई कौन सी, कि भाई साहब पौधे का, आपने जो जीवित पौधा है उससे आपने कोई भी एक कोशिका ले ली। क्या ले ली बेटा? कोशिका। कोई भी कोशिका ले ली, कि चाहे जड़ में बात करें, शाखा में बात करें, पत्ती में बात करें, तने में बात करें, जड़ में बात करें, और एक कोशिका से आपने एक पौधा बना दिया। क्या बना दिया बेटा? मतलब पौधे की कोई भी एक जीवित कोशिका ले ली और उस जीवित कोशिका से संपूर्ण क्या बन गया? एक पौधा। मतलब शक्ति तो है। मतलब इस एक कोशिका ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। कम ऑन, मैंने क्या कहा बेटा? सीधे बैठो। एक कोशिका ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और उससे क्या बन गया? एक पौधा। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? पूर्ण शक्तता। क्या कहते हैं बेटा? मतलब पूरी क्या लगा दी? शक्ति। पूरी क्या लगा दी? इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटियो पोटेंसी। क्या कहते हैं बेटा इसको? बात बैठी कि नहीं बैठी? अब ये पोर्शन, ये जो पॉइंट है आपके प्रवर्धन में भी मिलेगा, और आपने 12th में भी पढ़ा होगा प्रवर्धन वाले चैप्टर में, कि भाई साहब टोटियो पोटेंसी या पूर्ण शक्तता क्या होती है, कि भाई एक कोशिका से एक नए पादप या स्वस्थ पादप का क्या होना? निर्माण होना। उसे अपन क्या कहते हैं? और दूसरे शब्दों में कहें कि आपने एक कोशिका ले ली और उस कोशिका को एक विशेष माध्यम में आप पे रखा, और उससे यदि आप एक पौधा बना रहे हो तो वो क्या हो गया? उत्तक संवर्धन। वो क्या हो गया? नाम सुना है क्या? टिश्यू कल्चर का नाम सुना है? तो उसमें क्या करते हैं? कोशिका लेते हैं और उसको एक विशेष माध्यम में रखते हैं कुछ दिनों के लिए, और उससे उसको अपन लगाते हैं, और उससे जो नए पादप बनते हैं वो कौन सी तकनीक है बेटा? उत्तक संवर्धन। कौन सा बेटा? उत्तक संवर्धन पौधे की एक नई विधि है बेटा, नई तकनीक है, जिसमें अपन लाखों पौधे एक साथ तैयार कर सकते हैं, जिनमें वायरस का भी प्रकोप नहीं होता, वायरस लेस प्लांट होते हैं। बात बैठी कि नहीं बैठी? तो हेडिंग डालो बेटा, टोटियो पोटेंसी या पूर्ण शक्तिता। टोटियो पोटेंसी या पूर्ण शक्तिता, इसमें लिखो बेटा, एक जीवित कोशिका से अपने समान पादप का निर्माण करना। लिख दो बेटा। ठीक है? इसमें स्वस्थ पौधों का विकास होता है। ठीक है बेटा? लिख दो। इसमें स्वस्थ पौधों का क्या होता है बेटा? विकास।
लिख दिया बेटा। अब देखो कल मैंने आपको बताया था, बट एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि जो बीज अंकुरण की प्रोसेस होती है कि भाई मिट्टी में अपन ने क्या लगाया, बीज लगाया। क्या लगाया बेटा? ये देखो, एक काम करो, आप पूरा वीडियो देख लो ना। बेटा मुझे भी पता है कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना। तो पैदा भी नहीं हुआ होगा उससे पहले कई बीज अंकुरित हो गए थे, है ना? हेलो सुनो, शॉपसी पर लूट कहो ना, ये क्या कुछ दिखे तब ना। Hello, friends. How are you? मैं बंद कर दूंगा, शांति से देखो। And today we will learn about germination of seeds. Plants start their lives as ये बीज है बेटा। these can be as small as a grain of salt or larger than your fingernail. Some are round, some are flat, or some are tear-shaped. To understand more about the process of germination, let's first see the parts of the seed. The outside of the seed has a coat. Aww. ये नहीं बैठेगा तुम्हारे। These are the conditions for germination of the seeds. Some seeds need light to germinate. ये तुम्हारे ऊपर से जाएगा। Seeds have three main parts: embryo, food store, seed coat. The embryo is an immature. ये तीन पार्ट मैंने अभी बताया था बेटा आपको। सीड कोट जो सबसे बाहरी आवरण है, फूड स्टोरेज, कोटिलेडोन जिसको कहते हैं, जहां पर भ्रूण के लिए क्या बना हुआ है, पोषण। और ये क्या है बेटा? बच्चा। Plant that will grow to become an adult plant. The food store consists of starch. This is for the young plant to use until it's able to carry out photosynthesis. The seed coat is the protective outer covering. Germination is the process in which the seed begins to develop in water, oxygen, and warm temperature. The water required comes from the soil. Oxygen is required for aerobic respiration. Warm temperature. हो गया तेरा शॉर्ट्स दिखा देना। बढ़िया वीडियो नहीं दिखा रहे। ये देखो बेटा, बीज लगा दिया।
अब देखो, ये निकल गई जड़, निकल गई, ये निकल गया इसका तना। ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार से होता है इसमें काम। फोटो देखो आप इसमें, इसको छोड़ो पूरा। याद देखो, ये देखो बेटा एक बार, इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले बीज लगाया, बीज लगाने के कुछ समय पश्चात इसमें क्या निकलता है, भ्रूण से थोड़ा सा हिस्सा निकलता है। और हिस्सा, ये हिस्सा कौन सा बेटा जी, रेडिकल रूट। जैसे ही रेडिकल रूट अंदर जाकर पूर्ण रूप से फैल जाती है, उसके बाद में क्या निकलता है बेटा इसमें, स्टेम। क्या निकलता है इसका, और स्टेम कुछ इस तरीके से क्या हो जाता है इसमें, अंकुरित हो जाता है। ये प्रोसेस होती है बेटा बीज अंकुरित होने की। और बीज अंकुरित होने के बाद बीज से क्या बन रहा है बेटा, पौधा। क्या बन रहा है बेटा, प्रोसेस आप सभी ने देख ली क्या। तो पहले क्या बनता है पौधे में, रूट, और रूट के बाद क्या बनता है उसमें, जड़ बनती है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो, जर्मिनेशन प्रोसेस। यस, इसमें आप लिख दो बीज अंकुरित, बीज अंकुरित होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, विधि या प्रक्रिया कह दो। विधि अलग चीज आ जाएगी, प्रक्रिया ले लेते हैं इसको। देखो बेटा कैसे होता है, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, बट अपन डायग्राम बना भी देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले वाली जो स्टेज है उसमें मैंने बीज लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा मैंने, बीज लगा दिया, फर्स्ट स्टेज हो गई। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद होगा भैया जी, बीज क्या होगा, अंकुरित होगा। अंकुरित में कौन सा भाग अंकुरित हो रहा है, भ्रूण से निकलेगा, कुछ इस प्रकार से हिस्सा निकलता है। इसके बाद की जो प्रोसेस है बेटा, वो क्या सी भैया, कौन सी, उसमें होगा भैया जी कि जो बच्चा है उसमें से जड़ का अच्छा विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये लो बेटा, जड़ निकल गई, मतलब रेडिकल रूट बन गई। क्या इसको क्या कहा था बेटा, रेडिकल रूट कहा था। रेडिकल रूट के बाद में क्या हुआ बेटा, पूर्ण रूप से निकल गई। अब क्या होगा यहां पर, रूट निकलने के बाद क्या होगा भाई, ये लो साहब, रूट तो निकल गई। और रूट को निकलने के बाद क्या बना यहां पर, पौधा। क्या बना बेटा, ये क्या बन गया भाई, स्टेम निकल गया, इसका तना निकल गया। ये इसकी प्रोसेस है बेटा। कितनी प्रोसेस हुई टोटल, चार पांच प्रोसेस में पौधा बन जाता है। बनाओ इसको। और जहां से ये अंकुरित हो रहा है ना बेटा, इस वाले हिस्से को कहते हैं अपन एपिकोटाइल। क्या कहते हैं बेटा इसको, एपिकोटाइल। इस वाले भाग से बना है बेटा जड़ और तना। अभी बताएंगे वो भी, पहले ये तो कॉपी कर लो,
एपिकोटाइल भी आएगा, हाइपोटाइल भी आएगा, सारा मामला आएगा। हो गया बेटा? हो गया? देखो सामने एपिकोटाइल और हाइकोटाइल, और इसके अलावा मैंने कुछ और भी प्रोसेस आपको बताई थी बेटा कल। देखो एक बार यहां पर, ये देखो एपिकोटाइल तो देखो यहां पर स्पेशल तरीके से दिया हुआ है बेटा। ये जूम हो सकता है क्या? कोशिश करते हैं। आई थिंक हो गया। देखो जब पौधा पूर्ण रूप से बन गया, जब अंकुरित हुआ था, मतलब जिस भाग से अंकुरित हुआ उस भाग को तो अपन प्रॉपर तरीके से क्या कह दिया? एपिकोटाइल। क्या कह दिया? लेकिन जैसे ही पौधे की वृद्धि हुई, ये वाला भाग कहां पर चला गया? ऊपर। मतलब इस भाग से नई शाखा बनती है। सीधी से ध्यान रखो, नई शाखा बनती है ना बेटा। अरे बेटा नई शाखा, चौधरी क्या लिखता रहता है? तो जहां से शाखा नई निकलती है वो भाग कौन सा होता है? एपिकोटाइल। कौन सा होता है? बात बैठ गई। हाइपोकोटाइल की बात करें, हाइपोकोटाइल की बात करें तो हाइपोकोटाइल में भी अंकुरित वाला भाग ही होता है, लेकिन उसमें पहले क्या निकल रही है? जड़। सीधे शब्दों में समझो, हाइपोटाइल में तो क्या हुआ बेटा? जड़ बनी। और एपिकोटाइल में क्या बना? बैठ गया क्या काम? जड़ का काम कौन कर रहा है? हाइपोकोटाइल। कौन कर रहा है? और तने का या मैं शाखा की बात करूं तो क्लियर पॉइंट। चले आगे, आ जाओ। अब यहां पर अपन बात करें बेटा छोटी सी और, कि भाई साहब मोनोकोट और डाइकोट का नाम सुना है क्या बेटा आपने? देखो सामने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। यहां पर देखो सीधे शब्दों में समझाता हूं आपको मैं, ज्यादा इसमें महाभारत नहीं। इसमें आप देखकर मुझे बता सकते हो एक बीजपत्री कौन सी है? कौन सी है? उधर वाली और इधर वाली और आप वाली, वो कौन सी है? स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग या मादालिंग? फिर मादालिंग नहीं है, वो तो तू है ही। इसमें देखो सीधे शब्दों में मैं कहूं कि ऐसा आपने बाजरे का पौधा देखा होगा, देखा है? जवार का और खुद का पौधा। चलो तो यहां पर क्या है? यहां पर अरे सुन लो, इसमें यदि आप पत्तियों की बात करेंगे तो ये पत्तियां दो भागों में, दो सिरों में बटी हुई है क्या? लेकिन इसमें बात करें तो बटी हुई है क्या? यदि इस प्रकार से पत्तियां मिले तो वो क्या है? एक बीजपत्री। और दो भागों में बटी हुई मिले तो क्या है? सीधा पॉइंट समझ में आया नहीं आया? फिर हम और बात करें यहां पर क्या, कि भाई साहब जिसको दो बराबर भागों में बांट सके, कि जैसे आप चने के बीज को तोड़ो तो दो बराबर भागों में टूट सकता है क्या? तो वो तो कौन सा हुआ? द्विबीजपत्री। और जिसको दो बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते उसको क्या कह दिया? एक बीजपत्री। एक भाग छोटा बनता है, एक भाग बड़ा बनता है। बात बैठी नहीं बैठी? ऐसा पौधा दिखेगा तो समझ जाओगे क्या ये द्विबीजपत्री है और ये क्या है? अरे बात बैठी नहीं बैठी? ओके डन। इसमें मैं बात करूं तो है कौन सी वाली? ऊपरी तो कौन सी आ रही है और नीचे वाली लगभग, समझ गए ना बात को? ये मोनोकोट में आ रही है और ये किस में आ रही है? डाइकोट में।
समझ जाओगे क्या? ओके, अब आ जाओ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट ये कहता है कि पॉइंट जब आए तो मैं पॉइंट की बात करूं। 1 सेकेंड, ये देखो बेटा, आप तो इसमें तो समझ जाओगे ना, मोनोकोट और डाइकोट। देखो, इसमें यदि सिराएं समानांतर हो, मतलब खड़ी अवस्था में सिराएं हो इस तरीके से, तो वो मोनोकोट होगा। और इस तरीके से यदि फैली हुई हो, दो शाखाओं में बटी हुई, तो क्या हो गया? डाइकोट। चौथा पॉइंट की बात करते हैं कि मैंने कोई बीज लगाया। क्या लगाया? बीज लगाने के बाद यदि उसमें एक ही पत्ती निकले, कितनी पत्ती? अरे कितनी? लेकिन दो एक साथ शाखाएं निकली। देखो, इसमें एक साथ चार चार पत्तियां गया, तो इसकी शुरुआत अवस्था में निकलती है दो पत्तियां। कितनी निकलती है? दो निकल रही है तो द्विबीज, और एक निकल रही है तो मोनोकोट और डाइकोट में समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखा दिए, कोई डाउट है क्या? तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर पहला तो कौन सा बेटा? मोनोकोट। और दूसरा कौन सा है बेटा? डाइकोट। मोनोकोट को क्या कहते हैं बेटा? एक बीजपत्री। और इसको क्या कहते हैं बेटा? डाइकोट को द्विबीजपत्री। सही बात है कि नहीं है भाई? सही होगी बात। तो यहां पर भी मैंने बीज लगाया, तो अंकुरण के बाद सिर्फ कितनी पत्ती निकली भाई? एक पत्ती निकली। और बेटा वहां पर कितनी निकलेंगी? वहां पर भाई साहब दो निकलेंगी, दो पत्ती। लिखो, यहां पर एक पत्ती बन रही है, और यहां पर कितनी पत्ती बन रही है बेटा? दो पत्ती बन रही है। एक बीजपत्री को आवर्त भी कहते हैं क्या? आवर्त और अनावर्त का नाम भी सुना होगा आपने। लिखो फिर, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो गेहूं, जौ, जई, धान। इसमें बेटा मटर, चना, मूंगफली। ठीक है बेटा? ओके। मटा क्या? मटर, चना और मूंगफली। मटर, चना और मूंगफली। लिखो, लिख दिया बेटा? यहां से क्वेश्चन भी लिख लेते हैं 2 4 5। फिर आज तो 20 आधा हो जाएगा। सही है, आपका बैच भी उस बैच के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बीज वाला टॉपिक सब पूरे सबके हो गया, आपके नहीं हुआ। तो फटाफट लिखो, 20 को फिनिश करते हैं आज। लिख दिया बेटा? तो गेहूं, जौ, जई, धान, ये सभी किसमें आते हैं बेटा? द्विबीजपत्री में कौन से है? समझ गई? तो नोट डालो, नोट में लिखो बेटा। नोट में लिख दो पहला मोनोकोट। साथ साथ लिखते रहो, मैं साथ साथ बोलते हुए समझा रहा हूं आपको। मोनोकोट में क्या लिखेंगे बेटा? इनमें अंकुरण के बाद एक पत्ती बनती है। अंकुरण के बाद क्या होता है बेटा? एक पत्ती बनती है। ओके, डन। फिर बात करें तो इसमें जो समांतर है वो सिराएं बनती है। इसमें पत्तियों में
समांतर सिराएं बनती है। अभी मैंने बताया था ना बेटा आपको, समांतर सिराएं बनती है। तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं बेटा, इसके दो बराबर भाग हो सकते हैं क्या? इसके दो बराबर भाग नहीं हो सकते। लेकिन किसके? बीज के। इसलिए पूरा सेंटेंस सही लिखते हैं, इसके बीज के दो बराबर भाग नहीं हो सकते। ये हो नहीं सकता, समझ गए? इसलिए इसका भी नहीं हो सकता। लिखो फटाफट। देखो लिखो, बातें नहीं, ये नहीं चलेगा। लिख लिया? अब लिखो डाइपोल। दूसरा लिखो डाइपोल। यहां पर दोगे एक बार। समांतर सिरा का मतलब क्या है बेटा? समांतर सिरा का मतलब है कि ये पत्ती है, इस पत्ती में जो रेखाएं हैं इस प्रकार से वो खड़ी रहती है। क्या रहती है? खड़ी। समझ गए? दूसरी बात, जो दूसरी पत्ती होगी उसमें क्या होगा? ये दो इस प्रकार से बटी रहती है कि बेटा? अरे यस या नो? तो ये तो कौन सा है? डाइकोट। और ये कौन सा है? बात समझ में एक नहीं? तो दूसरा लिखो डाइकोट। तो मोनोकोट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें अंकुरण के बाद दो पत्तियां बनती है। दूसरा, बीज के दो समान भाग होते हैं। बीज के दो समान भाग। तीसरा, पत्तियां दो सिराओं में बटी रहती हैं। दो सिराओं में बटी होती है। ठीक है बेटा, कॉपी करो। सिराएं अभी बताए थे ना बेटा? हाँ, ओके, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन लिख लो दो चार। क्लास लाइव चल रही है। पानी लिखो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप एक बीजपत्री है? निम्न में से कौन सा पादप एक बीजपत्री है? ऑप्शन, मक्का, ज्वार, बाजरा और गेहूं। कौन सा होगा? कौन सा होगा? है? चारों? चारों कैसे हुई? है? अच्छा, चारों नहीं जाएंगी क्या? तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? यहां पर 5 ऑप्शन देना पड़ेगा। तो मैं ऑप्शन ही चेंज कर देता हूं, 5वां क्यों दूंगा भाई? तो तुम लोग बेवकूफ हो, क्योंकि मैंने अभी लिखाया था कि एक बीजपत्री पादप कौन कौन से है।
पीछे पेज को पलटो। मैं क्या कह रहा हूं, वहां पर क्या लिखा हुआ बेटा? एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा हुआ है? गेहूं, जौ, जई, धान। और भी कुछ है क्या? अब हो तुम डबल मूर्ख। अब क्या हो तुम्हें? डबल मूर्ख। क्योंकि गेहूं और जो सबसे ज्यादा किस में आता है? एक बीजपत्री में। मक्का ज्वार भी आता है क्या? तो ऑप्शन चेंज करो और यहां पर क्या लिखो? नालायक। तुम लोग हो भेड़ चाल। चना, मटर, मसूर और क्या चला जाएगा? गेहूं। हो गया? लिख दिया क्या? अब हेडिंग डालो नेक्स्ट। अब लिखो अंकुरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। अंकुरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। हेडिंग डालो। समझो इसको पूरा पहले। अंकुरण के प्रकार। तुम्हारी बातें खत्म कर दूं क्या मैं पहले? ये देखो बेटा, जर्मिनेशन दो प्रकार का होता है बेटा। एक तो होता है एपीजियल और एक दूसरा कौन सा होता है? हाइपोजियल। क्या होता है बेटा? एपीजियल और हाइपोजियल। यहां पर कुछ समझ में आ रहा है आपको एपीजियल और हाइपोजियल का मतलब से? क्या एपीजियल क्या होता है बेटा? देखो, एपीजियल और हाइपोजियल गौर से समझ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फसलों में काम आएगा। पहले मैं समझा रहा हूं आपको एपीजियल। यहां पर देखो, ये जो बीज इसने दे रखा फोटो में, ये बीन, बीन का मतलब क्या होता है? सेम। बालोड जानते हो क्या? जिसकी सब्जी बनती है, सेम या बालोड, जिसका बोटनिकल नेम होता है डोलिक्स लवलव। तो यहां पर मैंने सेम का बीज लगाया। जब सेम का बीज लगाया तो बेटा यहां पर देखो, सीड से क्या बना? पहले रेडिकल रूट बन गई क्या? अब हाइपोटाइल से कैसे बना बेटा? हाइपोकोटाइल से क्या बना? यहां पर रेडिकल रूट। यहां तक तो मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। सीधे शब्दों में यदि मैं बात करूं बेटा, सीधे शब्दों में, तो एपीजियल में बीज के अंकुरण के बाद निकलता है सीड कोट। क्या निकलता है बेटा? सीड कोट का मतलब समझ गए क्या? बीजावरण। क्या निकलता है बेटा? आपने गवार लगाया है क्या? तो गवार जब अंकुरित होता है तो पत्तियां निकलती है या बीजावरण निकलता है? ऐसे भूमि को चीरते हुए आता है क्या ऊपर? नीम आपने लगाया है, अरे नीम लगाया है क्या? नीम में पत्तियां निकलती है, बीजावरण पहले? समझ गए? तो एपीजियल में तो क्या होता है बेटा? बेटा खड़ा हो, मुंह धो के पानी पी के खड़ा हो। कमीना सो रहा है 10 मिनट से। चल, सोने आए क्या? तो एपीजियल में क्या होता है बेटा? जब बीज का अंकुरण हुआ तो उसमें क्या निकलता है? बीजावरण। और इसमें क्या निकलती है? डायरेक्ट ही पत्तियां। क्या निकलती है बेटा? इसमें बीजावरण दिख रहा है कहीं ऊपर आपको? लेकिन इसमें देखो, बीजावरण दिख रहा है कि ये रहा? इसमें है कहीं? इसमें है? सीधे शब्दों में समझ जाओगे? यस या नो? आ जाओ। कितने प्रकार का हुआ बेटा? दो प्रकार का। कितने प्रकार का हुआ? दोनों की बात कर लेते हैं।
पहला तो है एपीजीएल। पहला कौन सा बेटा? पहले मैं इसको बना देता हूं, पहले समझ लो, फिर उसके बाद में बना लेना। ये पूरी फसलों में काम आएगा बेटा, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। तो यहां पर क्या लिखूं मैं? एपीजीएल। क्या लिखूं बेटा मैं? एपीजीएल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊपरी भूमि। क्या कहते हैं बेटा? ऊपरी भूमि। अब ये क्या है, इसको भी मैं समझाने वाला हूं। यहां पर क्या आएगा बेटा? हाइपोजियल। क्या आएगा बेटा? हाइपोजियल को हिंदी में क्या कहते हैं? अधोभूमि। क्या कहते हैं बेटा? अधोभूमि। बताओ कोई डाउट? अब बेटा यहां पर क्या कह रहा है ये भाई साहब? ऊपरी भूमि मतलब यहां पर बीज का अंकुर होगा, जो अंदर का मसाला है वो भूमि से कहां आएगा? ऊपर। लेकिन यहां पर आएगा क्या? अधो मतलब भूमि के। बात बैठ गई। अब देखो, मैंने बेटा जी यहां पर भी बीज लगाया। मैंने क्या किया? मैंने यहां पर बीज लगाया। येलो साहब, इसमें मैंने लगा दिया बीज। क्या लगा दिया बेटा? येलो साहब, मैंने लगा दिया बीज। और इसके अंदर यहां पर भी क्या लगाया मैंने? बीज लगा दिया। अब इसका अंकुरण हुआ। क्या हुआ बेटा? इसका अंकुरण हुआ। अंकुरण हुआ तो क्या निकला यहां पर? सीड कोट। क्या निकला बेटा? सीड कोट को क्या कहते हैं बेटा? बीजावरण। क्या कहते हैं बेटा? बताओ कोई डाउट है क्या? बीजावरण निकला क्या? और यहां पर जब इसका अंकुरण हुआ तो इसमें क्या निकली बेटा? पत्तियां। इसमें क्या निकली बेटा? अब आराम से पहचान जाओगे क्या? आपको कोई खेत में ले जाए, कोई बीज का अंकुरण हो रहा हो, तो आराम से पहचान जाओगे कि भाई जो बीज का अंकुरण अभी हुआ है, यदि पत्तियां निकल रही है तो हाइपोजियल, और यदि बीजावरण निकल रहा है तो बेटा क्या होगा? यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा? आगे चलो। ओके, आगे आ जाओ। आगे हम बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? एग्जाम्पल। तो एपीजीएल में क्या आएगा? सभी खरीफ वाली दलहनी फसलें। क्या आएगा बेटा? सभी खरीफ वाली दलहनी फसलें। सभी खरीफ वाली दलहनी फसलें। अब मुझे बताओ दलहनी फसलें कौन कौन सी है? बंद कर दे इसको। कौन कौन सी है बेटा? मूंग, मोठ, उड़द, चौला। मटर रबी में खरीफ में आता है क्या? चौला, इसके अलावा अरहर, इसके अलावा मूंगफली, सोयाबीन। सोयाबीन कौन बोल रहा है भाई? या सूरजमुखी बोल रहा है? मूंगफली, सोयाबीन, इसके अलावा गवार भी आएगा क्या बेटा? इसके अलावा कौन सा आ गया? गवार। और अभी मैंने आपको बताया था सेम। ये सभी खरीफ सीजन में आती है क्या बेटा? कोई और थोड़ी रह गया। मूंग, मोठ, उड़द, चौला, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, ग्वार और सेम। लेकिन इसमें एक अपवाद आता है बेटा। क्या आता है इसमें? अपवाद। और अपवाद कौन है बेटा? अरहर है क्या? अरे अपवाद कौन है बेटा? अब अरहर कौन से सीजन की है बेटा? लेकिन अंकुरण कौन सा होगा? हाइपोजियल। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा? आगे चलूं क्या मैं? अब आगे यहां जाओ। यहां चलते हैं तो ये कौन सा है बेटा? ये कौन सा है? हाइपोजियल में क्या आएगा? सभी रब्बी वाली दलहनी फसलें। क्या आएगा बेटा? सभी रब्बी वाली दलहनी फसलें। चलो एग्जांपल बताओ। चना, मटर, मसूर और राजमा। क्या क्या आएगा बेटा? चना, मटर, मसूर और राजमा। अपवाद क्या आएगा बेटा इसमें? अपवाद क्या आएगा बेटा? राजमा। और राजमा रबी सीजन की है या खरीफ की? रबी सीजन की है ना। लेकिन अंकुरण कौन सा होगा? एपीजीएल। कौन सा होगा बेटा? बताओ कहीं डाउट है क्या? एपीजीएल। तो इसमें क्या आया? ऐसे अरहर और ऐसे अपवाद। अपवाद है वो हाइपोजियल में। इसमें किसकी मां अपवाद है? राज की मां क्या है? अपवाद है। पूरा बैठा कि नहीं बैठा मामला? कॉपी कर दो इसको, दिख जाएगा ना? अरे दिख तो जाएगा ना बेटा? बनाओ।
हो गया? क्वेश्चन लिखो। हेलो हेलो हेलो। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी फसल हाइपोजियल है? निम्न में से कौन सी फसल हाइपोजियल है? मूंग, मोठ, उड़द और अरहर। कौन सी है बेटा? कौन सी इसमें? अरहर अपवाद थी। तो देखो निम्न में से कौन सी फसल हाइपोजियल है या हाइपोजियल प्रकार की है? निम्न में से कौन सी फसल हाइपोजियल प्रकार की है? दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल ऊपरी भूमि के ऊपरी भूमि के है? फर्स्ट ऑप्शन है चना, मटर, मसूर और राजमा। कौन सी जाएगी बेटा? राजमा अपवाद थी। तो एक क्वेश्चन का पैटर्न तो इस प्रकार से रहता है आपके। हो गया? तीसरा क्वेश्चन लिखो बेटा। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? चना हाइपोजियल, मूंग एपीजियल, सेम हाइपोजियल, और राजमा एपीजियल। कौन सा जाएगा बेटा? कौन सा जाएगा इसमें? सेम। सेम किस में आती है बेटा? एपीजियल में आती है। तीसरा क्वेश्चन का पैटर्न ये है। एक और रहता है पैटर्न इसमें। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? लिख दिया बेटा। यहां पर आपको शुद्ध हिंदी में भी शब्द दे सकता है, लेकिन आपका जो पेपर है वो बाई लैंग्वेज में आएगा, इसलिए आप इंग्लिश में ही याद रखें। ठीक है बेटा? हो गया यहां तक? चौथा पैटर्न लिखो इसमें। चौथा पैटर्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट, राजमा में अंकुरण एपीजियल होता है। सेकंड, सभी खरीफ वाली दलहनी फसलें एपीजियल है। सभी खरीफ वाली दलहनी फसलें एपीजियल है। थर्ड रहने वाला है
टर्म रहने वाला इसमें कि सेम में, इसको छोड़ो, गेहूं एक बीजपत्री पादप है। गेहूं क्या है बेटा? एक बीजपत्री पादप है। चौथा रहने वाला है यहां पर राज्य बीज निगम जयपुर में स्थित है। कौन सा जाएगा बेटा? कौन सा जाएगा? दूसरा कैसे जाएगा बेटा? कौन कौन कह रहा है दूसरा जाएगा? हाथ खड़े करो। देखिए कौन कौन कह रहा है कि सर इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा? हाथ खड़े करो, पूरा करो ना। 5, 7, 8, 10 बच्चे हैं। कौन कह रहा है कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है? बाकी क्या चाटने आए हो? देखो यहां पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि राजमा में अंकुरण कैसा होता है? एपीजल। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है सभी खरीफ वाली दलहनी फसलों में एपीजल, लेकिन एरर तो क्या है? अपवाद है। फिर गेहूं कैसा है? एक बीजपत्री, और राज्य बीज निगम कहां पर है? इसलिए गलत कौन सा जाएगा? तो लिखा दो आंसर। बैठ गया बात? अब आ जाओ। मैंने एपीजेल के बारे में आपको बता दिया, मैंने हाइपोजेल के बारे में बता दिया। तो अब सामने आओ एक बार। यहां पर हाइपोजेल में क्या देखा बेटा मैंने कि इसमें कितनी पत्तियां निकलती है? 2। कितनी पत्तियां निकलती है? अब इस बात को याद रखना, मैं ट्यूशन को अटैच करूंगा। सामने देखो बेटा, अरे तुम लोग क्या लिखते रहते हो समझाने के समय भी। यहां पर पत्तियां कितनी बेटा? 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा। पत्तियां कितनी है? 2। अब आ जाओ। मैंने आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बताया, तो इसमें मुझे ये बताओ कि इसमें पत्तियां कितनी निकली है? कितनी निकल रही है बेटा? 2 निकली। कुछ मामला सेट हो रहा है क्या? क्या सेट हो रहा है बेटा? है क्या सेट हो रहा है मामला? ये द्विबीजपत्री, हाँ द्विबीजपत्री क्या है बेटा? मामला ये सेट हो रहा है कि जो जितने भी द्विबीजपत्री पादप है ना बेटा, वो लगभग किस में आते हैं? हाइपोजियल में। किस में आते हैं? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? श्योर है? अंकुरण के प्रकार में हमने देख लिए, मोनोकोट डाइकोट अपन ने देख लिया, टोटियोपोटेंसी क्या होती है बेटा वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा इसमें जो बेसिक था वो भी हमने देख लिया। अब यहां पर अपन देखने वाले हैं नया पॉइंट है। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि भाई बीज को अंकुरित होने के लिए 3 अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। क्या क्या बेटा? नमी, ताप और वायु। क्या क्या चाहिए बेटा? यदि तीनों मिल जाए तो बीज का क्या हो जाता है? और तीनों में 1 या 2 नहीं मिले तो बीज का अंकुरण नहीं होता, और उसी अवस्था को क्या कहते हैं? सुषुप्त अवस्था। क्या कहते हैं बेटा? बात बैठ गई क्या? तो अब हेडिंग हमारी मेन क्या रहेगी? सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था या प्रसुप्ति काल। प्रसुप्ति मतलब जो बच्चे देती है, या इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोरमेंसी। क्या कहते हैं बेटा? सीड डोरमेंसी या डोरमेंसी। मतलब सीड के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो बीज आ जाएगा यहां पर, बीज सुषुप्त अवस्था। तो हेडिंग डाल दो इसको, फिर पूरा समझो, फिर मैं लिखा दूंगा एक एक। बीज सुषुप्त अवस्था या सीड डोरमेंसी हम इसको कहते हैं बेटा। कोई डाउट? अब देखो इसको, देखो सामने लिख दिया बेटा। समझने का काम है सिर्फ आपका। तो परिभाषा में अपन क्या लिखेंगे बेटा कि बीज को यदि तीनों अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए
और फिर भी यदि उसका अंकुरण नहीं हो रहा है तो भाई साहब उसको क्या कहते हैं? तो लिखो, बीजों को उनकी तीनों अनुकूल परिस्थितियां या बीजों को उनकी अनुकूल परिस्थितियां बीजों को उनकी अनुकूल परिस्थितियां ब्रैकेट में लिख सकते हैं नमी, ताप और वायु। बीजों को उनकी अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर भी अंकुरण नहीं होना क्या कहलाता है बेटा? सुषुप्त अवस्था कहलाती है। लिख दो। लिख दिया बेटा? अब लिखो इसके प्रकार, सुषुप्त अवस्था के प्रकार। सुषुप्त अवस्था के प्रकार। सुषुप्त अवस्था के प्रकार, हेडिंग डालो और इसको समझो पूरा। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये 3 प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है? 3। पहला पॉइंट आएगा बेटा यहां पर प्राथमिक सुषुप्त अवस्था। क्या आएगा बेटा? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं बेटा? प्राइमरी डोरमेंसी। क्या कह सकते हैं बेटा? प्राइमरी डोरमेंसी। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं बेटा इसको? इनोएंट। क्या कह सकते हैं बेटा? इनोएंट। इनोएंट का मतलब क्या होता है बेटा? जन्मजात। क्या होता है बेटा? अब आपने आनुवांशिक या जेनेटिक्स तो आपने पढ़ी होगी भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या जाना? लक्षणों का जाना। जैसे माता पिता के लक्षण अपने अंदर आए तो वो क्या है बेटा? जेनेटिक्स ही है, आनुवांशिक लक्षण है। क्या ऐसा बीजों में भी होता है क्या? यस, होता है बेटा। जैसे जैसे मैं बात करूं यहां पर कि भाई ये क्या होता है, इनमें जन्मजात लक्षण पाए जाते हैं, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण आते हैं। बात में ठीक है? अब वो कौन से आते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो कौन से आते हैं? भ्रूण का अपरिपक्व होना। क्या होना? भ्रूण का अपरिपक्व होना। इसका मतलब समझ गए? मतलब बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ, अपरिपक्व है। और यदि बच्चा अपरिपक्व है तो क्या उसका अंकुरण हो सकता है क्या? मामला तो नुकसान वाला ही है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो कठोर बीजावरण। क्या होगा बेटा? कठोर बीजावरण। कठोर बीजावरण का मतलब क्या हुआ कि भाई जो बीज है, बीज के अंदर क्या है? भ्रूण, और इसके ऊपर आवरण कैसा है? कठोर। अब कठोर है तो बेटा ये बच्चा बाहर निकलेगा क्या? अंदर ही रहेगा। अब अंदर अधिक समय तक रहा तो मर जाएगा क्या? तो ये समस्या हुई कि नहीं हुई? पहला पॉइंट क्लियर है बेटा? आगे चलो, सेकंड आ जाओ। सेकंड की बात करें तो सेकंड आता है बेटा यहां पर द्वितीयक सुषुप्त अवस्था। कौन सा आता है बेटा? तो सेकंड की बात कर लेते हैं, द्वितीयक सुषुप्त अवस्था। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी डोरमेंसी, सुषुप्त अवस्था, या क्या कह दिया मैंने इसको? सेकेंडरी डोरमेंसी, या क्या कह दिया बेटा इसको? इंड्यूस्ड। इंड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेरित। क्या होता है बेटा? प्रेरित। अब इसमें यह समस्या क्यों हुई कि भाई द्वितीयक सुषुप्त अवस्था बीज में क्यों आई? जैसे मान लो कि आपने कोई सब्जी उगाई या आपने कोई पौधा लगाया, फल वृक्ष का भी हो सकता है,
उसमें आपने कीट और रोगों के बचाव के लिए उसके ऊपर आपने रसायनों का ज्यादा छिड़काव किया, तो वो लाभदायक है या हानिकारक है? कैसे हुआ बेटा हानिकारक? क्योंकि भाई लगातार यदि रसायन का प्रयोग कर रहे हो तो उसके ऊपर परत बन जाएगी क्या, एक छोटी सी। यदि तापमान ज्यादा बढ़ा तो भी समस्या है क्या? यदि CO2 ज्यादा बढ़ गई भूमि के अंदर तो भी समस्या है क्या? क्यों? क्योंकि श्वसन की क्रिया में क्या लेता है पौधा या बीज? ऑक्सीजन ही तो, लेकिन लगातार क्या बढ़ रही है? CO2। तो श्वसन की क्रिया होगी कि नहीं होगी? होगी, लेकिन कम होगी, तो समस्या हुई कि नहीं हुई? तो यह किसके कारण कम हुआ बेटा? यह वातावरणीय कारक। किसके कारण हुआ बेटा? वातावरणीय कारक व हार्मोन के छिड़काव से। हार्मोन के छिड़काव से यदि आपने हार्मोन का छिड़काव ज्यादा कर दिया तो बीज के ऊपर क्या बन जाती है बेटा? एक छोटी सी परत बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? फिर हम बात करें कि जैसे में हम बात करें कि भाई वातावरणीय कारक तो कौन कौन सा था? तो अधिक क्या हुआ? तापमान। क्या हुआ बेटा? अधिक क्या हुई? CO2। तो ये तो क्या हो गया? वातावरणीय कारक हो गया। हार्मोन की बात करें तो बेटा एब्सिसिक एसिड कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड। यदि आपने इसका ज्यादा छिड़काव कर दिया तो बेटा बीज के ऊपर क्या बन जाती है? एक छोटी सी परत। दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं है? तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें बेटा, तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि बलकृत। क्या ये 12th में भी था क्या? बलकृत सुषुप्त अवस्था थी क्या? बलकृत सुषुप्त अवस्था, या इंग्लिश में क्या कह सकते हैं बेटा इसको? इनफोर्स्ड या इम्पोज्ड डोरमेंसी। अरे फोर्स का मतलब बल ही होता है क्या बेटा? अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि आपने मिट्टी के अंदर बीज लगाया, लेकिन हुआ क्या? उस बीज के ऊपर क्या पड़ा? दबाव पड़ा मतलब। और दबाव पड़ने से वो बीज कहां पर चला गया? भूमि की गहराई में चला गया। अब बेटा मुझे ये बताओ कि बीज ज्यादा गहराई में चला जाए तो उसको तापमान मिलेगा क्या? ऑक्सीजन मिलेगी क्या? क्योंकि मिट्टी के अंदर तो CO2 ज्यादा है। ज्यादा है ना बेटा? तो अब मुझे बताओ इसका अंकुरण होगा क्या? तो इसमें क्या लिखेंगे? बीज अधिक गहराई में चला जाता है। कहां पर चला जाता है बेटा? इसमें या इस अवस्था में बीज के ऊपर, किसके ऊपर? बीज के ऊपर विशेष प्रकार का, क्या लगता है बेटा? विशेष प्रकार का दबाव लगने से या बल लगने से, दबाव या बल लगने से वह गहराई में चला जाता है, जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? जिससे अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल पाती, जिससे अनुकूल परिस्थितियां न मिलने से अंकुरण प्रभावित होता है। क्या होता है बेटा? अंकुरण प्रभावित होता है। फिर एक पॉइंट निकल के आता है कि जो बलकृत सुषुप्त अवस्था है, ये क्वेश्चन जेट 2021 में भी पूछा हुआ है कि भाई साहब खरपतवारों की समस्या ज्यादा कौन सी सुषुप्त अवस्था में होती है? क्वेश्चन तो ये पूछा है कि जंगली जमीन में कौन सी अवस्था पाई जाती है। तो यहां पर क्या लिखे? जंगली बीजों या खरपतवारों में यह सुषुप्त अवस्था सर्वाधिक। अब देखो मैं तीनों को एक साथ समझा देता हूं। यहां पर देखो कितने प्रकार की हुई बेटा? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की हुई? पहला कौन सा बेटा? अब सुनो, 3 प्रकार की होगी।
पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है बलकृत। कौन सा बेटा? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था को अपन ने कहा इनोएंट, मतलब हो गया जन्मजात, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो भाई भ्रूण क्या था? अपरिपक्व, बीज के ऊपर क्या है? कठोर आवरण, तो बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। दूसरी सुषुप्त अवस्था में क्या देखा कि भाई कुछ वातावरणीय कारक थे, जैसे तापमान क्या हो गया? बढ़ गया, CO2 भी क्या होगी? बढ़ गई, हार्मोन का आपने क्या कर दिया? छिड़काव, तो बीज के ऊपर क्या बन गई? एक परत, बच्चा बाहर निकलेगा क्या? तीसरी अवस्था क्या देखी? बलकृत, मतलब बीज के ऊपर क्या पड़ता है? दबाव, दबाव पड़ने से बीज कहां पर चला गया? अंदर, अंदर जाएगा तो उसको तापमान मिलेगा क्या? भाई खाना नहीं बना पाएगा, CO2 मिलेगी कि क्या? तो CO2 भी नहीं मिल रही, तापमान भी नहीं मिल रहा, खाना पीना सब कुछ बंद, तो बीज की क्या हो जाएगी? मृत्यु। क्या हो जाएगी बेटा? और यह समस्या सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? खरपतवारों में। किसमें पाई जाती है बेटा? कोई डाउट है क्या? नोट करो, दिख जाएगा ना? ऊपर कर दूंगा फिर इसको। लिखने में थोड़ा फास्ट लिखो बेटा। लिख दिया बेटा? फिर भी कोई डाउट रहे इनमें कहीं भी तो पूछ लिया, बाद में पूछ लेना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं।
राहुल छुट्टी में मिलके जाना चाहे तो। ये लिख दिया पूरा? लिखो लिखो, जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो, जल्दी करो बेटा, फिर तो टाइम हो गया। लिख दिया? क्वेश्चन लिखो या सीधा नोट लगा के लिख दो। जंगली जई में, जंगली जई का बॉटनिकल नेम क्या है बेटा? एविना फेटुआ। जंगली जई में तीनों प्रकार की सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। ठीक है बेटा, ये जेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीनों प्रकार की सुसुप्त अवस्था किसमें पाई जाती है? ओके डन। जंगली जई में तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सुषुप्त अवस्था को तोड़ने की विधियां, कि तोड़ेंगे कैसे भाई साहब? सुषुप्त अवस्था को तोड़ने की विधियां, कि भाई सुषुप्त अवस्था आ तो गई, लेकिन तोड़े कैसे? उपाय तो होना चाहिए ना, वरना तो भाई साहब उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो लिख दिया सुषुप्त अवस्था को तोड़ने की विधियां। सामने देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा स्कैरिफिकेशन। पहला पॉइंट क्या आता है? स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और स्कैरिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? खुरचना। क्या कहते हैं बेटा? खुरचना। अब बेटा ये विधि जब आप मर्दा पढ़ोगे तो लवणीय मर्दाओं में भी आई होगी 11th में, कि भाई साहब जहां पर लवणीय मर्दा होती है वहां पर उसको खुरच खुरच के इकट्ठा करके मिट्टी को या लवण को कम किया जाता है। क्या खुरचने का मतलब है कि जो मोटे दाने वाली फसलें होती है ना बेटा, उनके ऊपर से सुसुप्त अवस्था को धीरे 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 क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। लेकिन ये विधि पुरानी हो गई, क्योंकि आप एक एक बीजों की आप इस प्रकार से सुसुप्त अवस्था को तोड़ सकते हैं क्या? तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई कुछ हार्मोन या रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा, वरना तो एक एक बीज की यदि तोड़ने के लिए बैठ गए तो कई वर्षों लग जाएंगे। समझ गए? तो पहली विधि लिखो इसमें स्कैरिफिकेशन, और इसमें लिख दो, इसमें या सीधा ही एग्जाम्पल लिख दो आप, तो एग्जाम्पल लिख दो दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों के जो दाने हैं वो आकार में थोड़े मोटे होते हैं, तो उनको आराम से क्या कर सकते हैं बेटा? तोड़ सकते हैं। लिख दिया? दूसरा लिखो, हार्मोन तथा रसायनों का प्रयोग। हार्मोन तथा रसायनों का प्रयोग। हार्मोन तथा रसायनों का प्रयोग, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा।
हो गया। अब देखो यहां पर पहले यदि हार्मोन की बात करें तो बेटा हार्मोन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हार्मोन की बात करेंगे तो हार्मोन पहला तो कौन सा लेता है, जिब्रेलिक अम्ल। कौन सा लेते हैं बेटा, इसको मैं क्या लिखूं, जिब्रेलिक अम्ल। क्या लिखूं बेटा, जिब्रेलिक अम्ल। अब ये जिब्रेलिक अम्ल कितना ले सकते हैं बेटा, 1000 ppm। कितना ले सकते हैं बेटा, 1000 ppm। अब बेटा आप यहां पर आप देखोगे तो जीए 1 से लेकर ये जीए 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, जी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। जी का मतलब क्या होता है बेटा, तो वर्दी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हार्मोन का पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा, जिब्रेलिक अम्ल। क्या आएगा। अब वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की, क्या की बेटा, इस पर रिसर्च की, तो जीए 1 से लेकर जीए 20 तक किया तो पता चला कि सबसे ज्यादा कार्य करने वाला नंबर कौन सा था, 3 वाला। कौन सा था बेटा, इसलिए हमेशा यहां पर आपको यही शब्द मिलता है। क्या बात बैठी कि नहीं बैठी, 1 से लेकर कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के, लेकिन नंबर कौन सा ज्यादा काम करता है, 3 वाला। कौन सा काम करता है बेटा, इसलिए जीए के आगे क्या लगाते हैं, जी का मतलब तो क्या हुआ, जिब्रेलिक, और ए का मतलब क्या हो गया, एसिड। बात बैठी कि नहीं बैठी। तो पहला यहां पर हार्मोन कौन सा लिया बेटा, जिब्रेलिक अम्ल। कितना पीपीएम, कितना पीपीएम लिया बेटा, 1000। दूसरा हम लेते हैं इथाइलिन हाइड्रोलिन। दूसरा कौन सा लेते हैं, इथाइलिन हाइड्रोलिन, और ये भी कितना लेते हैं बेटा, 1000 पीपीएम। कितना लेते हैं बेटा, बात बैठी कि नहीं बैठी। तो दो हार्मोन काम में ले लिए। सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बीजों की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला हार्मोन कौन सा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात बैठ गई क्या, जिब्रेलिन अम्ल या जिब्रेलिक एसिड। तो ये तो हमने बात किसकी की, हार्मोन की। अब मैं किसकी बात कर लेता हूं बेटा, अब मैं बात कर लेता हूं रसायन की। किसकी बात कर लेता हूं, आ जाओ रसायन की बात कर लेते हैं। तो रसायन में अपन अलग अलग काम में लेते हैं। पहला रसायन जो काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे, थायोयूरिया। कौन सा लेंगे बेटा, पहला कौन सा लेंगे यहां पर, थायोयूरिया। अब बेटा मुझे ये बताओ कि थायोयूरिया किस में काम में लेते हैं, थायोयूरिया किस में लेते हैं, आलू की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने में। वेरी गुड। किसकी सुसुप्त अवस्था बेटा, आलू की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा हुआ है। मात्रा कितनी लेते हैं इसकी बताओ, या तो 0.1 या पूरा का पूरा 1% ये भी काम में लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आलू की सुसुप्त अवस्था को किससे तोड़ा जाता है, थायोयूरिया से। किससे तोड़ा जाता है, क्लियर पॉइंट। सेकंड पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं तो सेकंड पॉइंट आता है बेटा यहां पर KNO3। क्या नाम इसका, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम है बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी लेते हैं बेटा, 1 से 3%। कितनी लेते हैं बेटा, इसकी मात्रा कितनी ली, 1 से 3%। लेकिन काम क्या करेगा, काम करेगा कि जैसे मान लो कि भाई आपने कोई फसल लगाई या उस फसल को लगाने का समय आ गया और आप लेट हो गए, तो आप क्या सोचोगे, भाई जल्दी से सुसुप्त अवस्था कैसे टूटे बीज की। तो जल्दी से सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं, तो यहां पर क्या मैं लिखूं, शीघ्र सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए, शीघ्र सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए। बात बैठी कि नहीं बैठी, शीघ्र सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए। अरे दोनों पॉइंट बैठे कि नहीं बैठे। तीसरे पॉइंट की बात करता हूं कि भैया जी तीसरा कौन सा आता है, तो वो आता है H2SO4, और इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा है वो कितनी प्रतिशत लेते हैं, 10%। कितनी लेते हैं बेटा। अब सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें काम में लेंगे, तो ये लेंगे कपास के बीजों की सुसुप्त अवस्था को। मैंने बताया था कि आपको, आया था क्या वहां पर भी आया था ना। तो कपास के बीजों की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने हेतु, कपास के बीजों की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने हेतु मैंने क्या बताया था बेटा वहां पर, कि कपास का जो बीज है जिससे क्या कहते हैं, कॉटन सीड। कपास का बीज को क्या कहते हैं भाई, कॉटन सीड। बीज के ऊपर क्या लगी रहती है, रुई। क्या लगी रहती है, वो रुई रहेगी तो बच्चा बाहर निकलेगा क्या, इसलिए रुई को हटाना क्या है, जरूरी। और वो हम किससे हटाएंगे,
तो 3 पॉइंट है बेटा, दोबारा से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही से सबसे ज्यादा बनते हैं। पहला हमने क्या देखा, हार्मोन और रसायनों का प्रयोग। हार्मोन कितने देख लिए, 2। पहला कौन सा है, दोनों भी ऑप्शन में दे दे तो राइट आंसर कौन सा मानेंगे, जिब्रेलिक अम्ल। कौन सा मानेंगे, रसायन कौन कौन से काम में ले लिए, थायोयूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, और तीसरा कौन सा लिया, थायोयूरिया से किसकी तोड़ते हैं, और भाई साहब केनोत्री किस में काम में लेते हैं, जल्दी तोड़ने हेतु, और कपास की किससे तोड़ेंगे, H2SO4 से। बात बैठी कि नहीं बैठी, तो लिख दो। बीच आधा हो गया तुम्हारा, आज कल पूरा हो जाएगा, आधा से ज्यादा ही हो गया। कितने पेज भर गए, बस तो ही भरे हैं, 6 पेज भरे हैं। पेज का मतलब पूरा एक ही तो होता है। अरे याद तो हो रहा है ना, ट्यूशन लेवल है, याद करना पड़ता है तो बेटा माथा लगाना पड़ता है। भगवान ने तुम्हें भेज तो दिया, लेकिन भेजे में कुछ भेजा नहीं है, खाली है वो। तुम्हारा भेजा भी सुसुप्तावस्था में चला गया, यूरिया का भरा हुआ है पूरा। दिख जाएगा, ठीक है बेटा। बाकी इसको कल फिनिश करते हैं, ओके। पूरा लिखने के बाद ही आप बाहर निकलें। धन्यवाद।